गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी आप लोगों की। तो चलिए आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हम लोगों के पास जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स को भी देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग कुछ MCQs को भी देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और आते हैं। पहला मुद्दा क्या है, फर्स्ट न्यूज़ क्या है, फर्स्ट इश्यूज क्या है। मेरा माटी मेरा देश अभियान यह 9 अगस्त 2023 को शुरू किया जा रहा है और इसके साथ यानी कल क्या था, 9 अगस्त था, ये कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। और ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? यह कार्यक्रम जारी रहेगा, यह अभियान आपका जारी रहेगा 30 अगस्त तक। 30 अगस्त तक यह अभियान आपका जारी रहेगा। 30 अगस्त 2023 तक यह अभियान जो है आपका जारी रहेगा, 9 से 30 तक। चलिए, अभी बोला गया है कि यह मेरा माटी मेरा देश अभियान जो कि किस प्रकार का अभियान है? यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसमें आपके राष्ट्र भी शामिल है, गांव शामिल है, जिले शामिल है, आपका जो स्थानीय शहरी निकाय हो गया वो शामिल हो गया। अब देख लेते हैं कि राष्ट्रव्यापी अभियान जो है जारी किया गया है, इसमें किस प्रकार का अभियान है। राष्ट्रव्यापी अभियान रखा गया तो किस प्रकार का है? तो यह देश के लिए जो अपने प्राण निछावर करने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि देने का यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। किसके लिए? जिन्होंने अपने प्राण को निछावर किया उनको श्रद्धांजलि देने का। तो राष्ट्रव्यापी अभियान में शामिल क्या क्या हो गए हैं? राष्ट्रव्यापी अभियान में राष्ट्र है, राज्य, गांव, जिला, गांव, ब्लॉक और इस ब्लॉक के साथ साथ क्या क्या है? स्थानीय शहरी निकाय भी शामिल है। स्थानीय शहरी निकाय, शहरी निकायों में भी यह कार्यक्रम क्या है? आयोजित किया जा रहा है। स्थानीय शहरी निकायों में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब इसके साथ थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या किन चीजों को शामिल किया गया। अभियान के एक हिस्से के रूप में एक अमृत कलश यात्रा भी इसके अंतर्गत जो है शामिल किया गया। एक हिस्सा अभियान का ये भी है अमृत कलश यात्रा, इसको भी निकाली जाएगी जिसके तहत दिल्ली में एक अमृत, आप बोल सकते हैं कि वाटिका का निर्माण किया जाएगा और उस अमृत वाटिका के में 7500 कलशों में देश के कोने कोने से मिट्टी लाई जाएगी और यह जो वाटिका का निर्माण किया जाएगा यह इन्हीं मिट्टी से, इन वाटिकाओं में क्या किया जाएगा? निर्माण इसका किया जाएगा, जिसका नाम दिया गया है अमृत वाटिका और अमृत कलश यात्रा। इसी अभियान का एक हिस्सा ये भी है। अब यह अभियान जो है 12 मार्च आपका 2021 को शुरू हुआ था, आजादी का अमृत महोत्सव, यह उसी का एक समापन कार्यक्रम है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। रक्षा मंत्रालय सभी कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, को स्थानीय रूप से निर्मित माया OS से बदलेगा। एक्चुअली आप लोग अभी सभी लोग आप लोग क्या करते हैं, इतना से तो अवगत हैं कि हर किसी के पास कुछ लैपटॉप होगा, किसी के पास कंप्यूटर होगा, पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम बोल सकते हैं, PC होगा। इन सभी में जैसे आप कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं तो देखते हैं वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा शो करता है? माइक्रोसॉफ्ट आता है। तो OS का मतलब हो गया आपका OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे आप सभी जानते हैं कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे ही ऑन करेंगे स्क्रीन पर सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। तो अब क्या किया गया है, डिफेंस जो में आपका मिनिस्ट्री है उसने क्या किया है कि इसको निर्मित माया OS से बदलेगा। और यह माया OS जो आप देख रहे हैं यह स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, स्वदेशी रूप से इसका विकसित किया गया है, स्वदेशी रूप से यह विकसित किया गया है माया OS। ये भी क्या है? माया भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये चूंकि स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, नाम दिया गया है माया, स्वदेशी रूप से विकसित। इसके साथ इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि यह एक प्रकार का ओपन सोर्स, आप लोग ओपन सोर्स उबंटू का नाम सुने होंगे। ओके, ओपन सोर्स उबंटू, ये किस प्रकार का है? ओपन सोर्स उबंटू। उबंटू का मतलब आपका हो जाता है एक लाइनेक्स का नाम आप लोगों ने सुना है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या OS बोल सकते हैं इसको, यह इस पर आधारित है। माया किस पर है? माया ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर है? तो ये ओपन सोर्स उबंटू, वन काइंड ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी है, इसी पर आधारित है आपका यह माया OS
सिस्टम जो कि स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। और इसका यूज जो है सबसे पहले कौन कर रहा है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रक्षा मंत्रालय जो है, ये सबसे पहले यूज इसका यहीं पर हो रहा है। रक्षा मंत्रालय जो है अपने सभी कंप्यूटर्स को क्या कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट से हटा करके ये इसमें कन्वर्ट करेगा, यानी बदलेगा, अभी बदला नहीं है, बदलेगा ये माया ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके साथ ही साथ देखिएगा कि जो भारतीय नौसेना है वो भी इसके लिए उसको भी मतलब मंजूरी मिल गई है कि वो भी अपने जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट के नाम से है, तो वो भी मतलब भारतीय नौसेना भी चेंज करेगी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को। लेकिन जो थल सेना है और वायु सेना है अभी इसका वो एवोल्यूशन कर रही है, यानी मूल्यांकन कर रही है कि चेंज करे या ना करे, ऐसा मूल्यांकन चल रहा है। किन लोगों ने रक्षा मंत्रालय चेंज करेगी और आपकी भारतीय नौसेना। नाउ कम टू द नेक्स्ट, और इसका उद्देश्य क्या है, अब इसके साथ ही थोड़ा इसका उद्देश्य को भी जान जाते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जो भी आपके साइबर अटैक वगैरह होते हैं या मालवेयर, साइबर प्लस आपके मेलवेयर, इन सबों से क्या करता है, ये जो भी अटैक होते हैं, हमले होते हैं, मेलवेयर वगैरह होते हैं, इनसे क्या करेगा, यह रक्षा करेगा। इन हमलों से क्या करता है, यह रक्षा करता है, हमलों से रक्षा करता है, हमलों से रक्षा करता है, रक्षा करेगा ये। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज क्या है, रूस ने 11 अगस्त को अपना पहला मून लैंडर लूना, उसके मून लैंडर का क्या नाम देखा है, लूना 25 लॉन्च किया है रूस। और ये करीब ऐसा 50 साल के बाद रूस जो है पुनः चांद अन्वेषण के लिए इसने क्या किया है, एक लैंडर जो है लूना 25। नाम ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है कि लूना 25 कहाँ का है, तो लूना 25 आपका यह रूस का है, रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है, लूना नाम दिया गया लूना 25, जो कि करीब रूस ने 50 वर्षों के बाद, ऐसा अप्रॉक्स 50 ईयर्स हो गए होंगे, तब उसने कुछ चांद अन्वेषण के लिए ऐसा एक उसने आरंभ किया है, पुनः आरंभ किया है। अब हम लोग देख लेते हैं इस बोला क्या गया है, मून लैंडर है। अभी आप लोगों को पता होगा कि भारत के द्वारा भी चंद्रयान 3 को छोड़ा गया था, वो भी क्या है, चांद के जो है दक्षिणी जो हिस्से में है, दक्षिणी पार्ट में जाएगा, दक्षिणी ध्रुव में जाएगा, और यह भी चांद के कहाँ, दक्षिणी ध्रुव में ही जाएगा, जहां पर ये वहाँ चांद के दक्षिणी ध्रुव में एक्चुअली जो लैंडिंग है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे पहुंचा हुआ है आपका। अब सवाल ये आता है कि ये कहाँ जाएगा, तो उस दक्षिण ध्रुव में उस हिस्से में 3 जगह जो आपकी लैंडिंग की सुविधा है उसमें से किसी एक सतह पर ये लैंडिंग कर जाएगा। फर्स्ट थिंग तो ये हो गया, एक दूसरे को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि करीब 4 सप्ताह बाद ये लॉन्च क्या कर रहा है, 11 अगस्त को करेगा, यानी कल करेगा, तो 4 सप्ताह करीब करीब हो जाएगा। ओके तो ऐसा हो सकता है ना कि चलो अभी वहाँ पे चंद्रयान 3 है और ये उसको नुकसान, तो ऐसा नुकसान पहुंचाने की संभावना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लैंड करेगा और क्या करेगा, पहले तो उसका 5-6 दिन तक वो उसका वहाँ सतह को पूरा मतलब परिक्रमा करता रहेगा, उसके बाद ये उसको वहाँ पर लैंडिंग प्रॉपर वे में करके, और इसका हमारा जो चंद्रयान 3 गया है उसका क्या है कि वो चंद्रयान 3 जो है दक्षिण ध्रुव में ही उतर रहा है, ये बात सही है, ये भी दक्षिण ध्रुव में ही जाएगा, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है कि यह वहाँ पर जो जमी हुई बर्फ है उसका परीक्षण करेगा, उसके नमूनों को एकत्रित करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वहाँ पे जमी हुई बर्फ का परीक्षण करेगा, उसमें नमूनों को एकत्रित करेगा, किसके द्वारा, ये रूस के द्वारा किया जा रहा है, और नाम क्या दिया गया है, लूना 25। क्या नाम है, लूना 25। ये भी चांद के दक्षिण ध्रुव में ही जाएगा। ओके चांद के दक्षिण ध्रुव में ये भी जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, ये भी कहाँ जाएगा, दक्षिणी ध्रुव में ही लैंडिंग करेगा, बस इतना मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव में यह भी लैंडिंग करेगा, दक्षिणी ध्रुव में जा रहा है ये भी। नाउ कम टू द नेक्स्ट इश्यूज। भारत ने चीन के चेगेंदू चीन में एक जगह का नाम है, में क्या किया है, FISU, क्या है, FISU इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन ओके। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 11 स्वर्ण, यानी कितने हैं, 11 गोल्ड है, 5 आपके सिल्वर है और 10 आपका ब्रॉन्ज है, इतने यानी टोटल कितने हो गए, आपके 10 ब्रॉन्ज है, यानी टोटल आपके हो गए 26 पदक। और इस 26 पदक के साथ भारत जो है वो आपके 7वें स्थान पर है, किसमें, चीन में। यह क्या किया गया है, चीन में इसका आयोजन किया गया है। भारत जो है
टोटल 26 पदक के साथ भारत 7वें पोजीशन पर है। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे आपका चीन है, सेकंड में जापान है एंड थर्ड में कोरिया गणराज्य है। और चीन का अगर आप देखेंगे तो टोटल कितने पदक है? चीन के पास 178 है, जापान के पास 93 है और दक्षिण कोरिया के पास 58 पदकों के साथ यह पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। थोड़ा सा अगर आप इसमें मैप में यहाँ देख लेते हैं, अगर आप मैप में यहाँ देख लेंगे, चलो यहाँ मैप नहीं दी गई है, मैप इसमें है, यहाँ है मैप दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये आपका हो गया साउथ कोरिया, ये आपका हो गया साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया हो गया, जस्ट ए मिनट, ये आपका हो गया दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया कौन से है? सेकंड, ये आपका सेकंड पोजीशन पर है दक्षिण कोरिया। ये रहा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा, फिर बोला गया है जापान, जापान हो गया और आपका चीन जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर है, ये हो गया चीन आपका फर्स्ट पोजीशन पे। क्लियर? तो ये तीनों का नाम ध्यान रहेगा, इन तीनों का नाम ध्यान रहेगा आपको। कौन कौन से हैं? चीन, जापान और कोरिया। चीन, जापान और कोरिया। चीन आपके फर्स्ट पोजीशन पर है, जापान आपका सेकंड पोजीशन पर है और थर्ड पोजीशन पर आपका कोरिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अच्छा, इसके साथ थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि ठीक ये पदक तालिका में 7वें स्थान पर है। 2019 में क्योंकि इसका पिछला संस्करण 2021 में होना था, 2 साल पे होता है, जो कि आयोजित नहीं हो पाया था। पिछला संस्करण जो है 2021 में होना था यह संस्करण, लेकिन आयोजित नहीं हो पाया था। रीजन था कोविड-19 के कारण यह आयोजित नहीं हो पाया था, कोविड-19 के कारण। अब सवाल आता है कि अगर ये आयोजित नहीं आता तो 2019 में कहाँ हुआ था? 2019 में आपका नेपल्स में हुआ था, नेपल्स यानी फ्लोरिडा, नेपल्स यानी फ्लोरिडा में, फ्लोरिडा में इसका आयोजन किया गया था। इसके साथ फ्लोरिडा यूएस, ओके। इसके साथ ये ध्यान रखिएगा कि उस समय में जापान जो है आपका, वो कितना, जापान शीर्ष पर था, जापान टॉप पर कौन सा था? जापान टॉप पर था। मैं यहाँ इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे रही हूँ। जापान जो है 82 पदक के साथ, इतने पदक के साथ ये क्या था? शीर्ष पर था, शीर्ष पर था। इस बार क्या हुआ है? जापान सेकंड पोजीशन पे चला गया और पदक तो चलो संख्या बढ़ गई, 93 हो गए, लास्ट ईयर 82 था तो भी ये शीर्ष पे था, लेकिन अभी सेकंड पोजीशन पर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग यानी IWC, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, ओके, इंटरनेशनल IWC व्हेलिंग कमीशन, IWC ने मैक्सिको की संकटग्रस्त वैक्यूटा क्या है? जैसे डॉल्फिन होती है ना, आप देख रहे हैं इमेज में जिस प्रकार से डॉल्फिन दिखाई देती है, उसी प्रकार से कुछ थोड़ा सा आप ये सोच लीजिए कि वन काइंड ऑफ डॉल्फिन जैसा ही है, इसका चित्र भी कुछ इस प्रकार से ही आप देख रहे हैं। तो ये उसी प्रकार की वैक्यूटा भी होती है और ये क्या है? पोर्पोइज के विलुप्त होने की चेतावनी जारी की गई है। पोर्पोइज क्या होता है कि जो स्तनधारी होते हैं या मैमल्स आप बोल सकते हैं, उन्हीं का एक ग्रुप होता है, समूह होता है। तो वैक्यूटा को क्या बोला गया? वैक्यूटा पोर्पोइज के विलुप्त होने की चेतावनी जारी की गई है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो मैक्सिको में। और थोड़ा सा और डीपली देखेंगे तो मैक्सिको में भी कहाँ पर? तो कैलिफोर्निया की खाड़ी। वैक्यूटा पोर्पोइज की एक प्रजाति है, यह मैक्सिको की बाजा कैलिफोर्निया के जो खाड़ी के उत्तरी छोर पर यह एक स्थानिक प्रजाति जो है यह आपकी पाई जाती है। तो कुल मिलाकर के आपको बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर वैक्यूटा जो है पोर्पोइज की एक प्रजाति है जो कि आपकी मैक्सिको की कैलिफोर्निया की खाड़ी के में पाई जाती है। बस इतना, उत्तरी छोर नहीं भी ध्यान है तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में पाई जाती है या मैक्सिको की कैलिफोर्निया, इतना भी ध्यान रखेंगे तो दैट्स एनफ। अब इसके बारे में हमें देखना क्या है थोड़ा सा कि ये जो आप देख रहे हैं वैक्यूटा, ये जितने भी पोर्पोइज हैं इन सबों में, जितने भी पोर्पोइज होते हैं इन सबों में क्या है? ये दुनिया का सबसे छोटा पोर्पोइज है, ये दुनिया का सबसे छोटा प्रोपोइज है, सबसे छोटा प्रोपोइज है, दुनिया का सबसे छोटा प्रोपोइज है। चलिए अब इसके साथ हमें देखना क्या है, थोड़ा सा और जान लीजिए इसके बारे में। इसे वर्तमान में IUCN के क्या किया है कि क्योंकि क्या बोला गया है, विलुप्त होने के कगार पे है, तो इसको IUCN के रेड लिस्ट द्वारा गंभीर रूप से लुप्त प्राय रूप के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह सभी जीवित सिटसियन, इसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दे रही हूँ। सिटसियन होता क्या है? सिटसियंस
ओके। इसमें सभी जितने भी जीवित सिटिजन्स आते हैं सब में ये सबसे छोटा है। सिटिजन्स आखिर क्या होता है? सिटिजन्स यानी जिसमें कि व्हेल, डॉल्फिन और पोर्पोइज शामिल होते हैं। इसमें कौन कौन शामिल है? व्हेल, डॉल्फिन और पोर्पोइज। और इन सब में आप देखेंगे कि सबकी सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है। व्हेल जो मछली होती है, डॉल्फिन हो गया, पोर्पोइज, सिमिलरिटीज सब में बहुत अधिक होती है। मतलब वन काइंड ऑफ ये है, एक सब थोड़ा बहुत कहीं अंतर होता है। और ये सभी क्या है? स्तनधारी जीव भी आप इसको बोल सकते हैं। फुल्ली एक्वेटिक मैमल्स, फुल्ली एक्वेटिक मैमल्स होते हैं। ओके, या मैराइन मैमल्स, फुल्ली एक्वेटिक मैराइन मैमल्स आप ध्यान रखिएगा। फुल्ली ये सभी किस प्रकार के हैं? फुल्ली एक्वेटिक मैराइन मैमल्स, यानी पूर्ण रूप से ये जलीय समुद्री क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। अदिति स्वामी विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में अदिति स्वामी विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में विश्व में क्या की गई है? व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि इनको, ठीक है, इनको पहला क्या बोला गया? पहली अदिति स्वामी, जो मैंने कहा है कि केवल कितनी है? केवल 17 साल की है, 17 साल की है। और जिन्होंने क्या हुआ है? पहली भारतीय, ये जीतने वाली कौन है? ये पहली भारतीय। कौन किसमें? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भी ये सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसके अंतर्गत भी इनको क्या मिला गया है? सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप चैंपियन बन गई है। सीनियर वर्ल्ड चैंपियन सीनियर वर्ल्ड चैंपियन ये बन गई, किसमें? व्यक्तिगत विश्व खिताब इनको मिला है। ये पहली भारतीय हैं। अब देख लेते हैं, ये तो चलो कि फीमेल में आ गई है। अब मेल में अगर देख लेते हैं, पुरुषों में है तो कौन है? भारत के कौन है? ओजस देवताले फाइनल में पोलैंड का प्रेजिब्लिस्की को हराकर, किसको हराया है इन्होंने? प्रेजिब्लिस्की को हराकर पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में नया विश्व चैंपियन इन्होंने बनाया है। अच्छा चलिए, ये तो विश्व तीरंदाजी जो हम देख रहे हैं, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इस तीरंदाजी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका आयोजन किया गया है बर्लिन में। कहाँ किया गया है इसका आयोजन? इसका आयोजन कहाँ किया गया है? बर्लिन। आयोजन बर्लिन जर्मनी में किया गया है। बर्लिन जर्मनी में इसका आयोजन किया गया है। और इन्होंने किसको हराया है? अदिति स्वामी ने किसको हराया है? किसी को हराकर, क्योंकि ये किसको हराई है? तो ध्यान दीजिएगा, मैक्सिको की एंड्रिया बेसेरा। मैक्सिको की कौन है? एंड्रिया बेसेरा। इनको इन्होंने क्या है? हराया है। और सीनियर वर्ल्ड चैंपियन में क्या बन चुकी हैं? पहली भारतीय महिला बनी है जिनको विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का खिताब मिल गया है, सीनियर वर्ल्ड चैंपियन के। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इसके साथ और क्या न्यूज देख लेते हैं। 4 अगस्त को ही क्या किया गया था? अदिति स्वामी, परनीत कौर और ज्योति सुरेखा, इन सबको कंपाउंड महिला टीम में कौन सा खिताब मिला है? कंपाउंड फाइनल जीतकर उन्हें विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप, भारत का ये पहला स्वर्ण पदक। एक्चुअली भारत जब से इसमें शामिल हुआ है, करीब 81 में शामिल हुआ था, तब से ये पहली बार ऐसा हुआ कि भारत को पहला स्वर्ण पदक इसने जीता है। 2023 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक विजेताओं में अगर देखेंगे तो भारत जो है वो पहले स्थान पर है। भारत पहले स्थान पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर भारत किसी में पहला स्थान पर है तो वो न्यूज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसने क्या किया है? 3 स्वर्ण, कितने गोल्ड है इसके नाम से? 3 गोल्ड हैं और 1 आपका ब्रॉन्ज पदक जीता है। दक्षिण कोरिया कुल 3 पदकों के साथ, दक्षिण कोरिया 3 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है, दक्षिण कोरिया। और आपका जो मेजबानी किसने किया है? बर्लिन में हुआ है, जर्मनी में। तो जर्मनी जो है आपका वो 3rd पोजीशन पर है। इसको अगर थोड़ा सा मैप में देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, ये रहा आपके पास, यहाँ आ गया आपका दक्षिण कोरिया, ये हो गया आपका दक्षिण कोरिया, ये, और ये रहा आपका जर्मनी। जर्मनी जो कि यहाँ पर, ये रहा जर्मनी किस पर है? 3rd पोजीशन पर है। दक्षिण कोरिया आपका यहाँ पर 2nd पोजीशन है। भारत यहाँ 1st पोजीशन पर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। फिल्म निर्माता सिद्दीकी का निधन हो गया। ये जो मुख्य रूप से मलयालम फिल्म का ये निर्माता रहे हैं, उसमें काम किए हैं मलयालम फिल्म में। निर्देशन दिया है इन्होंने, हिंदी फिल्म को भी दिया है, तेलुगु फिल्म को भी दिया है, तमिल को भी दिया है। लेकिन अगर मुख्य रूप से बात की जाए, अगर सपोज क्वेश्चन बनता भी हो तो आपका मलयालम के ऊपर ही बनेगा। कौन थे निर्माता? सिद्दीकी का इनका निधन हो गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग JTSC की 5वीं बैठक कहाँ हो रही है? नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। भारत वियतनाम, थोड़ा सा
सा अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर, तो इसका सवाल जो यहाँ से बनेगा कि भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग यानी JTSC की कौन सी बैठक है। ये पहला सवाल तो ये हो सकता है यहाँ पर कि ये बैठक पूछ सकता है कौन सी है, तो ये 5वीं बैठक है। कहाँ आयोजित की जा रही है? नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। यहाँ अब ध्यान देना ये है कि आप वियतनाम को देख रहे हैं यहाँ पे, और वियतनाम जो है भारत का यह क्या है? ये भारत का 23वां व्यापारिक भागीदार, 23वां व्यापारिक भागीदार देश है ये। और अगर आसियान की बात की जाए, आसियान के हिसाब से देखें तो आसियान देशों में यह 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। ये ध्यान रखना है, 5वां आसियान में है, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो 23वां व्यापारिक भागीदार देश है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? तो वो अमेरिका है। सेकंड पोजीशन पे चीन है। थर्ड पोजीशन पर आपका UAE है। फोर्थ पोजीशन पे सऊदी अरब है, और वियतनाम जो है 23वें पोजीशन पर है। भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। CBI एकेडमी इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में शामिल हो गया है। CBI एकेडमी किस में शामिल हुआ है? ग्लोबल नेटवर्क में। और ग्लोबल नेटवर्क में, ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में शामिल होने वाला ये कौन सा है? यह आपका 10वां सदस्य देश है। 10वां सदस्य देश है। 10वां सदस्य देश नहीं, सॉरी, 10वां सदस्य है। 10वां सदस्य है। 10वां सदस्य कौन सा? CBI एकेडमी। किसमें? ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में शामिल होने वाला यह आपका 10वां है। 10वें पोजीशन पर है। 10वां सदस्य कौन सा है? CBI एकेडमी, जो कि इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी में शामिल हुआ है। इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी। अब बात आती है कि CBI का जो एकेडमी है ये है कहाँ पर स्थित है? CBI एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका CBI एकेडमी कहाँ है? यह गाजियाबाद में स्थित है। गाजियाबाद में स्थित है। गाजियाबाद में है। CBI एकेडमी कहाँ स्थित है? तो यह आपका गाजियाबाद में स्थित है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि CBI मैंने आप लोगों को क्लास में करवा रखा है। CBI का अगर बात की जाए, CBI के डायरेक्टर कौन है या CBI अध्यक्ष कौन है? मैंने बताया था, प्रवीण सूद। इसका डायरेक्टर कौन है या अध्यक्ष की अगर बात की जाए, या डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद। CBI के प्रवीण सूद। और ये प्रवीण सूद जो है ये कर्नाटक के DGP रह चुके हैं। कर्नाटक के कौन थे? ये कर्नाटक के DGP थे। ओके, कर्नाटक के ये DGP रह चुके हैं, प्रवीण सूद, कर्नाटक के। नाउ अब यहाँ पे ये ध्यान देखना है कि इन 2 साल के लिए इनको बनाया गया है CBI का। CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। वैज्ञानिकों को जैसलमेर का है, राजस्थान में है, के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली। आप देख रहे हैं डायनासोर का काले किस तरह से इमेज में बना हुआ है। तो जैसलमेर का है, राजस्थान में है, और वहां पे उसको नाम क्या दिया गया है? इस जो प्रजाति मिली है इसको नाम दिया गया है थारोसारस इंडिगस। नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर, नाम क्या दिया गया है? थारो, ये नाम दिया गया है थारोसारस इंडिगस। थारो का मतलब होता है, थारो का मतलब क्या होता है? थार रेगिस्तान, है ना, थार रेगिस्तान। तो चलिए, इस नाम के कारण ही जहां से ये जीवाश्म मिला है, ओके, जहां से जैसलमेर आप देखेंगे कि काफी एक अच्छा, अगर कभी लाइफ में ऐसे घूमने का मौका मिले तो जैसलमेर जरूर घूम करके आइएगा। ओके, जयपुर वगैरह से भी मतलब आप बोल सकते हैं कि जयपुर भी अपने आप में बहुत अच्छी सिटी है, बट जैसलमेर एक बार जरूर घूम करके आइएगा। काफ़ी कुछ वहाँ पर है जो आप इंजॉय कर सकते हैं। तो उस एरिया में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है डेजर्ट वाला जो आपको दिखाई देता है ना, कि राजस्थान सुनते हैं हम लोग कि यहाँ काफ़ी मरुभूमि ये सब, तो आपको वो जैसलमेर वाले हिस्से में ही दिखाई देगा। तो क्या हुआ है कि ये थार रेगिस्तान जो नाम दिया गया है, तो ये जीवाश्म भी, इसका नाम थार रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जीवाश्म यहाँ पाया गया है, ये सही है, इसके साथ ये भी उतना ही सही है कि ये क्या करता है, इसके मूल, आप बोल सकते हैं कि प्लस मूल देश को भी ये संदर्भित करता है, मूल देश को भी।
मूल जो देश है उसको भी यह संदर्भित करता है, मूल देश को भी संदर्भित करता है। तो क्यों नाम दिया गया है थारोसारस इंडिकस? थार रेगिस्तान प्लस यह मूल देश को भी संदर्भित करता है, यहाँ से ये जीवाश्म पाया जाने के कारण। अब जैसलमेर राजस्थान हो गया, ये आपका क्लियर है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है, यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, इसके साथ ही आपको एक जस्ट ए मिनट, यह जो जीवाश्म है, ये जीवाश्म इससे पहले, चलिए तो भारत में अभी ऐसा बोला गया कि नई प्रजाति मिली है, लेकिन इससे पहले ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, चीन, इन सब जगहों पे ये पाया जा चुका था, अफ्रीका, चीन, और अब यह भारत में पाया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, अब हम लोग देख लेते हैं रिवीजन। वैभव तनेजा को टेस्ला का, वैभव तनेजा को किसका? टेस्ला का क्या बनाया गया है? मुख्य वित्त अधिकारी, CFO नियुक्त किया गया है। नाम क्या है? वैभव तनेजा। किसका बनाया गया? एक सवाल किसी पे भी बन सकता है, वैभव तनेजा टेस्ला। CBSE ने पहले से 12वीं कक्षा तक में क्या शामिल कर दिया है? पहली से 12वीं स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। किसके द्वारा किया गया है? यह CBSE के द्वारा किया गया है, CBSE के द्वारा किया गया है। सरकार ने उच्च विश्वविद्यालयों में, किसमें? उच्च विश्वविद्यालयों में भेदभाव विरोधी मानदंडों को संशोधित करने के लिए क्या किया है? एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। भेदभाव विरोधी मानदंड किस प्रकार का? जैसे SC ST का हो गया, या आपके OBC, अल्पसंख्यक, इन सबों के प्रति जो भेदभाव का है, क्योंकि कुछ दिन पहले रिसेंटली न्यूज में था, जैसे IIT मद्रास हो गया, IIT दिल्ली हो गया, IIT मुंबई, तो इनके परिसर में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हास्य वर्ग से आते हैं, उन लोगों ने क्या किया था? आत्महत्या किया था। इसी के को देखते हुए उच्च विश्वविद्यालय ने क्या किया है? भेदभाव विरोधी मानदंडों के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। नेक्स्ट है, सरकार ने संजय कुमार अग्रवाल को, किसको? संजय कुमार अग्रवाल को, किसका? CBIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारत द्वारा चीन, कोरिया और इंडोनेशिया से ऑप्टिकल फाइबर आयात पर अब क्या लगाई जाएगी? एंटी डंपिंग शुल्क भी लगाया जाएगा ऑप्टिकल फाइबर आयात पर। एक्चुअली क्या है, भारत का भी क्या चल रहा है कि जो स्वदेश निर्मित वस्तुओं को ज्यादा फोकस कर रहा है ना, तो इसलिए इसने किया है कि नहीं, ऑप्टिकल फाइबर जो है अब मतलब देश के जो निर्माण किया जाए उस पर यूज ज्यादा हो, इसलिए ऐसा किया है कि अगर जो बाहर से आएगा उस पर अगर आयात जो अगर शुल्क ज्यादा लग जा रही है, तो लोग का क्या होगा? इससे आयात में कमी आएगी, अपने स्वदेश निर्मित को ज्यादा यूज करेंगे। तो इसलिए किसके साथ किया गया है? भारत के द्वारा चीन, कोरिया और इंडोनेशिया से जो ऑप्टिकल फाइबर आयात हो रहे हैं उस पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई ने अम्ब्रेला कैंपेन चीयर फॉर इंडिया, ये क्या है? जो भी खिलाड़ी हैं, मतलब जो अभी एशियाई गेम्स होने वाला है तो खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक शॉर्ट फिल्म जो है, होता है जैसे हम लोग देख लेते हैं कुछ मोटिवेशनल टाइप की जो मूवी, तो ऐसी शॉर्ट फिल्म बनाई गई है जिसका नाम क्या दिया गया है? हल्ला बोल। हल्ला बोल लॉन्च किया गया है। इसी प्रकार से टोक्यो ओलंपिक से पहले भी ओलंपिक, आशा इन ओलंपिक, कुछ ऐसा उस टाइम पे भी कुछ ऐसे शॉर्ट फिल्म को जो है लॉन्च किया गया था। ये वन काइंड ऑफ मोटिवेशनल आप बोल सकते हैं शॉर्ट फिल्म है। यूपी में प्रयागराज और नेमिसरण ने, कौन सी दो जगह है यूपी का? प्रयागराज और नेमिसरण में क्या किया गया है? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्वदेश दर्शन 2 के तहत विकास स्थलों के रूप में पहचाना गया है। विकास स्थलों के रूप में इसको कौन कौन सा स्थान है? प्रयागराज और नेमिसरण, किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। स्वदेश दर्शन कब स्टार्ट हुआ है? 2014-15 में। G20 सदस्य देशों को समर्पित एक कला प्रदर्शनी जो है 7 अगस्त से कहां पर? बिहार संग्रहालय पटना में यह शुरू हो रहा है। और कब तक चलेगा? ये 2 महीने का प्रोग्राम है, 7 आपके अक्टूबर तक चलेगा, 7 अक्टूबर तक ये प्रोग्राम आपका चलेगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के प्रकाशन के अनुसार भारत में कितने परसेंट? 5% जो पक्षी हैं वो क्या है? आपके स्थानिक है, 5% पक्षी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया है। डूरंड कप यानी किसका? ये बिहार में पूछ लेता है। डूरंड कप का मतलब क्या हो गया? इसका संबंध किससे है? डूरंड कप का संबंध हो गया यानी फुटबॉल से। डूरंड कप यानी फुटबॉल। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? रक्षा मंत्री, ये पूछ सकता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और कहाँ पे हो रहा है? असम के कोकराझार में। कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है? डूरंड कप का 132वां डूरंड कप है ये क्या है? फुटबॉल टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट, ओके। और इसका कहां पर हो रहा है? असम के कोकराझार। असम के कोकराझार में, ओके। ये क्या है? फुटबॉल टूर्नामेंट, डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट।
टूर्नामेंट। केंद्र सरकार ने डिजिटल उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध को कितने दिनों तक टाल दिया है? 31 अक्टूबर तक। विश्वविद्यालय खेल 2023 का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो चीन गणराज्य के चेंगडू। मैंने अभी आपको बताया भी है कि भारत क्या है कि वो पे 9 अगस्त को स्टार्ट भी हो गया है। चीन के कहां पर हो रहा है? चेंगडू में। विश्वविद्यालय खेल 2023 का आयोजन चीन के चेंगडू में। और इसमें भारत जो है कितने इसमें पदक इसने टोटल जीते हैं? टोटल 26 पदक के साथ, यानी 26 पदक के साथ ये 7th पोजीशन पर है, जिसमें कि चीन आपका फर्स्ट है और जापान आपका सेकंड है, दक्षिण कोरिया आपके 3rd पोजीशन पर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस राज्य में पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन किया गया है? असम में। किसे इंग्लैंड के खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? एलेक्स हेल्स ने। किस देश के फुटबॉलर जियान लुइगी बुफोन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह इटली के फुटबॉलर हैं। यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? सऊदी अरब में, जिसमें रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था और भारत जो है भारत को आमंत्रित किया गया था। ये ध्यान रखना कि भारत को इसमें आमंत्रित किया गया था। जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? वॉलमार्ट कंपनी। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने कौन सी योजना शुरू की है? गोल्ड योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस पोर्टल की शुरुआत किया है? स्टडी इंडिया पोर्टल। किस राज्य में शुभ यात्रा योजना शुरू की गई है? केरल में। गूगल ने बेल्जियम देश की ट्रांसजेंडर साइक्लिस्ट विली ब्रुइन की कौन सी जयंती मनाई है? 109वीं जयंती मनाई है। भारत की तरफ से T20 मैच में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? कुलदीप यादव। इंडियन कोस्ट गार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक कौन है? एस परमेश। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत टीम की अगुवाई करेंगे नीरज चोपड़ा। अब हम लोग आते हैं आज के एमसीक्यूज पे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, आईआईटी रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई के वैज्ञानिकों ने किस स्थान पर लंबी गर्दन वाले पौधे खाने वाले डैक्रियोसॉरी डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की है? तो कहां पे किया गया है इसका? अलवर, जैसलमेर, आगरा, जालोर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। किसके द्वारा है यह? आईआईटी रुड़की प्लस इसमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत छोड़ो दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाने के लिए हर साल 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अगस्त क्रांति दिवस, यानी भारत छोड़ो दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। इस वर्ष भारत छोड़ो दिवस का कौन सा था? यह 80वीं वर्षगांठ है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इस साल 80 नहीं था, ये 81वीं वर्षगांठ मनाया गया है। तो केवल स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। डूरंड कप का 132वां संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ? कोकराझार, जयपुर, इम्फाल, दिसपुर। तो कहां किया गया है यह? कोकराझार कहां है? असम में। असम में उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 7वें ब्रिक्स, कौन सा था यह? 7वां ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है और इसकी मेजबानी किस देश ने की है? भारत, दक्षिण अफ्रीका, चीन, रूस। तो इसकी मेजबानी किसने किया है? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अगस्त 2023 को निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया है? मेरा माटी अभियान, मेरा देश अभियान, मेरा माटी मेरा देश अभियान, मेरा माटी मेरा देश मेरा जवान अभियान। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, मेरा माटी मेरा देश अभियान को आरंभ किया गया है, जो कि 9 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक ये अभियान चलेगा, जिसके तहत आपका अमृत कलश यात्रा भी है। दिल्ली में अमृत वाटिका बनाई जाएगी जिसमें 7500 कलशों में देश के कोनों कोने से मिट्टी लाई जाएगी। रक्षा मंत्रालय सभी कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को स्थानीय रूप से निर्मित किस ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलेगा? सक्षम, माया, सुरक्षा, भरोस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? माया ऑपरेटिंग सिस्टम में यह बदलेगा, जो कि स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई एकेडमी इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क की डैश सदस्य बन गई है? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 18वीं। तो यह इसका 10वीं सदस्य बना है, 10वीं सदस्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उपायोग JTSC की बैठक का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ? चौथा, तीसरा, पांचवा, छठा? तो यह जो है पांचवा संस्करण था, पांचवा। चौथा संस्करण इसका 2019 में हुआ था, 2019 में इसका चौथा संस्करण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म निर्माता सिद्दीकी का हाल में ही निधन हो गया। उन्होंने मुख्य रूप से डैश सिनेमा में काम किया है, मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी। तो उन्होंने मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा में काम किया है। ये सच है कि उन्होंने निर्देशन दिया है तमिल को, तेलुगु, हिंदी को निश्चित किया है, लेकिन मुख्य रूप से पूछा गया क्वेश्चन में तो मलयालम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज इसी के साथ हम लोगों की क्लास जो है यहाँ पर समाप्त होती है। कोई भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। मिलते हैं टुमारो मॉर्निंग फिर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।